वेरी गुड इवनिंग सर, आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। आज हम लोग ट्रैक मशीन मैनुअल पढ़ रहे हैं, IRTMM 2019। उसका चैप्टर नंबर 3 हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है इसका बलास्ट क्लीनिंग एंड हैंडलिंग मशीन्स। बलास्ट क्लीनिंग एंड हैंडलिंग मशीन, ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। पैरा 301, पैरा 301 जनरल क्या कहा जा रहा है? Ballast cleaning and handling machines are used for handling of ballast during various maintenance and renewal operations. These machines are broadly categorized as ballast cleaning machine BCM for screening of ballast, shoulder ballast cleaning machine SBCM for screening of shoulder ballast, ballast regulating machine for redistribution and profiling of ballast। ठीक है, क्या कहा? पैरा 301 में बलास्ट क्लीनिंग एंड हैंडलिंग मशीन्स आर यूज्ड, किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है? फॉर हैंडलिंग ऑफ बलास्ट, बलास्ट की हैंडलिंग के लिए, फॉर हैंडलिंग ऑफ बलास्ट ड्यूरिंग वेरियस मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल ऑपरेशन। बलास्ट क्लीनिंग एंड हैंडलिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ बलास्ट ड्यूरिंग वेरियस मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल ऑपरेशंस। These machines are broadly categorized as BCM, जिसको हम कहते हैं बलास्ट क्लीनिंग मशीन, जिसका काम क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ बलास्ट। ठीक है, बेसिकली स्क्रीनिंग ऑफ बलास्ट हम कहते हैं, बेसिकली जो कुशन बलास्ट होता है ना, उसको स्क्रीन करती है बलास्ट क्लीनिंग मशीन। ठीक है, दूसरा है हमारा SBCM, शोल्डर बलास्ट क्लीनिंग मशीन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ शोल्डर बलास्ट। ठीक है, तो कुशन बलास्ट वगैरह जो है BCM करेगी, और जो शोल्डर बलास्ट है उसकी स्क्रीनिंग कौन करेगी? SBCM, शोल्डर बलास्ट क्लीनिंग मशीन। इसके बाद में बलास्ट रेगुलेटिंग मशीन, BRM जिसे हम कहते हैं, बलास्ट रेगुलेटिंग मशीन फॉर redistribution and profiling of ballast. Ballast regulating machine is used for redistribution and profiling of ballast. तो ये तीन कैटेगरी की हमारे पास बलास्ट क्लीनिंग एंड हैंडलिंग मशीन्स हैं। ठीक है, तो ये जो 1 और 2 है, बेसिकली ये 1 और 2 जो है, ये 1 एंड 2 दीज आर बलास्ट क्लीनिंग मशीन्स, और ये जो है हमारा 3, ये वाला, ये मेरा है हैंडलिंग मशीन। ठीक है, तो ये बलास्ट क्लीनिंग 1 और 2, और थर्ड वाला जो है हैंडलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस। ठीक है, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। The function of the ballast cleaning machine is to carry out screening of full cross section of track ballast by excavating existing foul ballast and then putting back clean ballast back in track, simultaneously disposing muck. This results in improvement of track resilience, drainage of track, and elasticity of ballast bed. The function of the ballast cleaning machine is to carry out screening of full cross section of track ballast. Function of ballast cleaning machine is to carry out screening of full cross section of track ballast by excavating existing foul ballast and then putting back clean ballast back in track. The function of the ballast cleaning machine is to carry out screening of full cross section of the track ballast. ये जो ट्रैक का जो क्रॉस सेक्शन है उसका पूरा का पूरा छनाई करना, स्क्रीनिंग करना, ये काम है ट्रैक। हाँ, बाय कैसे करता है ये काम? बाय एक्सकेवेटिंग एग्जिस्टिंग फाउल बलास्ट, जो भी फाउल बलास्ट हमारी होती है उसको एक्सकेवेट करके, बाय एक्सकेवेटिंग एग्जिस्टिंग फाउल बलास्ट। ठीक है, तो कैसा करते हैं? बाय एक्सकेवेटिंग एग्जिस्टिंग फाउल बलास्ट एंड देन पुटिंग बैक क्लीन बलास्ट बैक इन ट्रैक। ठीक है, एग्जिस्टिंग बलास्ट को एक्सकवेट किया जाएगा, फिर बाद में जो क्लीन बलास्ट होगी, छनाई होगी, तो जो फाइंस होंगे उसको निकाल दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, जो ओवर साइज होंगे उसको भी अलग कर दिया जाएगा, और उसके बाद में क्लीन बलास्ट को बैक इन ट्रैक डाला जाएगा। और साइमल्टेनियसली डिस्पोजिंग मक, मक यानी कि जो भी फाइंस होंगे, मेजरली मक में फाइंस ही होते हैं, कोर्स बहुत कम ही रेयर केस में होता है, ओवर साइज होता है तो वो आपके नॉर्मली इसके उसमें फंस जाता है, आपके जो भी आपका मेश होता है ना उसमें फंस जाता है, तो फाइंस जो होते हैं डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा? द फंक्शन ऑफ द एक्सकेवेटिंग एग्जिस्टिंग फाउल बलास्ट एंड देन पुटिंग बैक क्लीन बलास्ट बैक इन ट्रैक एंड साइमल्टेनियसली डिस्पोजिंग मक. this results in this results in improvement of track resilience, drainage of track and elasticity of the ballast bed. इससे क्या होता है? ट्रैक रेजिलियंस इंप्रूव होती है, ट्रैक का ड्रेनेज इंप्रूव होता है, और बलास्ट बेड की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, shoulder ballast cleaning machines are used for cleaning only shoulder ballast.
beyond sleeper edge by excavating and screening of ballast and removal of muck for improvement of drainage of track. Shoulder ballast screening, as the name suggests, हमारा जो शोल्डर के बाहर की जो बलास्ट होती है उसको स्क्रीन करता है। ये मेरी स्लीपर है, ये मेरी स्लीपर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इस तरीके का अरेंजमेंट होगा कि ये जो है ये हमारी शोल्डर बलास्ट हो गई, ठीक है। अब बीसीएम का काम क्या है, थोड़ा सा पोर्शन एक्स्ट्रा ले लेती है वो अलग बात है, बाकी बेसिकली बीसीएम का जो एरिया है डीप स्क्रीनिंग का, बीसीएम की बात कर रहा हूँ, एसबीसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। बीसीएम इतने हिस्से की जो है छनाई करेगी, ठीक है ना, थोड़ा सा हिस्सा आगे पीछे, थोड़ा सा यहाँ से इसके हिस्से की छनाई करेगी। लेकिन जो शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन होती है, या इसको अगर थोड़ा सा मैं वाइड कर दूं, थोड़ा बीसीएम इतना पोर्शन का करेगी मान के चलो, लेकिन ये जो पोर्शन बच गया है ना, ये जो पोर्शन हमारा बच गया है, ये इसकी जो छनाई होगी, इसकी जो छनाई होगी शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन द्वारा होगी। तो ठीक है, तो क्या कहा, शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ ओनली शोल्डर ब्लास्ट बियॉन्ड स्लीपर एज। तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ तक मार्क किया है, लेकिन ये जो डिजाइन है इट विल, ये ओवरलैपिंग पार्ट हो जाएगा, ये इसके एज से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाता है बेसिकली, लेकिन मैं मार्क आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि एज से बियॉन्ड एज ये जो होता है ये शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। Shoulder blast cleaning machines are used for cleaning of only shoulder blast beyond sleeper edge by excavating and screening of blast and removal of work for improvement and drainage of track. देखिए क्या है, शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मान के चलिए कि सिर्फ इतने हिस्से की छनाई की, मान के चलिए कि आपने बीसीएम चलाए, इतने पोर्शन की छनाई कर दिया, लेकिन अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, इसमें ध्यान नहीं दिया, ये जो पोर्शन है इसके अंदर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, दिस प्लेस, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इस परिस्थिति में क्या होगा कि पानी आपका, ये स्क्रीनिंग इधर तो हो गई, बट अगर सपोज यहाँ पे पानी आता भी है तो ऊपर से तो ड्रेन आउट तो हो जाएगा, लेकिन इसको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाएगा ना। तो वॉट एवर द वाटर इज कमिंग, जो भी यहाँ पे पानी तो आ जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, लेकिन अगर ये साइड से क्लियर नहीं होगा तो ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट विल ट्राई टू कम आउट, ये आने की कोशिश करेगा बाहर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा ब्लास्ट फाउल हो चुकी होगी तो फाइन्स पूरे भर गए होंगे, तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टॉप, ये इसको ना इधर पे रोक लेगा, जाने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छनाई नहीं हुई है। इसके लिए हम लोग जो शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये पोर्शन की भी जो छनाई हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में। तो शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ ओनली शोल्डर ब्लास्ट बाय एक्सकेवेटिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लास्ट एंड रिमूवल ऑफ मग फॉर इंप्रूवमेंट और ड्रेनेज ऑफ ट्रैक। अब जब आपने इसकी भी छनाई कर दी, जब ये पोर्शन की भी आपने छनाई कर दी, अब ये पानी जो है यहाँ पर जो मेरी ड्रेन वगैरह हुआ करेगी वहां चला जाएगा। ठीक है, ड्रेन होगी या मेरा जो सेस पोर्शन होगा वहां पे वो निकल के चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बारे में बात हो गई। अब आता है हमारा तीसरा मशीन जो हैंडलिंग मशीन है, that is nothing but BRM, ballast regulating machines are made for redistribution of track ballast and profiling of ballast along the track. Ballast regulating machines are meant for redistribution of track ballast and profiling of ballast along the track. ठीक है, तो ये होगा हमारा पैरा 301। अब इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है बीसीएम के बारे में, बलास्ट क्लीनिंग मशीन। ठीक है, इसको पहले पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग इस डायग्राम को देखें। थोड़ा सा ये जो डायग्राम देखने से हमको कुछ चीजों के बारे में आइडिया आ जाएगा, उसके बाद में मैं आपको एक एक चीज के बारे में सब बताऊंगा। थोड़ा सा आप इस डायग्राम को देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर चीजें क्या क्या है। देखो, बेसिकली हमारी जो बीसीएम मशीन, जो इतनी बड़ी सी हमारी जो मशीन है, इसके अंदर सिस्टम कैसा है। मैं बीसीएम मशीन, इसका ये रियर कैबिन यानी पिछला हिस्सा है, ये उसका रियर कैबिन है, ये उसका फ्रंट कैबिन है। ठीक है, यानी ये फ्रंट कैबिन ही आगे का हिस्सा हो गया, ये रियर कैबिन हो गया, पीछे का हिस्सा हो गया। और मेरी बीसीएम चलेगी कैसा, वर्किंग के दौरान इस तरीके से चलेगी। ठीक है, यानी वर्क एडवांस होगा तो इस तरीके से होगा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, मेन मेन पार्ट में आपको बता, देखो वर्किंग डायरेक्शन यहाँ मेंशन किया था, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है वर्किंग डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द वर्किंग डायरेक्शन ऑफ द मशीन। अब इसके अंदर बेसिकली अगर इस बीसीएम की अगर हम बात करें ना, मेजरली अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। पहला है एक्सकवेशन यूनिट। एक्सकवेशन यूनिट अभी तो इन्होंने लिफ्ट कर रखा है, जब ये मशीन हमारी काम करती है तो ये लोअर हो जाता है, ये लोअर हो जाएगा, ये कुछ सॉरी, जब मशीन मेरी काम करने लगेगी एक्चुअली, तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो पोर्शन होगा ये इट विल गो डाउन लाइक दिस। अभी ये पोजीशन में दिख रहा है ना, इट विल कम डाउन लाइक दिस। और यहाँ पर आने के बाद में, ये यहाँ पर आने के बाद में नीचे ट्रैक के नीचे से जो है चेन वगैरह, जो कटिंग यूनिट है इसकी, है कि नहीं, एक्सकवेशन का काम करती है कि नहीं, खुदाई करेगी और फिर मशीन यहाँ से जाएगी। ठीक है,
ये इस तरीके से जो है इट विल पास लाइक दिस। हाँ, यहाँ से जाएगी, दूसरी तरफ से निकल के आएगा। हाँ, तो इसके अंदर आपको पता होगा कि ट्रैक के नीचे से एक चेन पास होती है। ठीक है, तो ये स्लीपर है मेरी। तो इसके अंदर बेसिकली जो चेन हुआ करती है, उसको अगर हम लोग स्कीमेटिकली अगर खाली बनाए तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा कि जिसके अंदर ये इस तरीके से नीचे से ट्रैक मैंने थोड़ा सा इरेगुलर बना रखा है। वेट अ मिनट, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम लोग इसको। बेसिकली ये चेन जो है इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। थोड़ा सा मैंने कच्चा पक्का डायग्राम ऊपर सही से नहीं बनाया, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो आएगा तो इसके अंदर फिंगर्स वगैरह हुआ करती, तो इसको पूरा कट करती, यहाँ की जो मिट्टी जो कुशन होगा ना उसको पूरा कट करेगी। और यहाँ से ये चेन आ रहा है, यहाँ से जाने के टाइम पे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे स्क्रीन हुआ करेगी। तो ये क्या होगा, ये मिट्टी साथ में उठाएगा, यहाँ लेके जाके डिपॉजिट कर देगा, यहाँ लेके जाके उसको क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। अब डिपॉजिट कर देगा तो स्क्रीन होगी, वहां छनाई वगैरह होती है। ठीक है, फिर छनाई होने के बाद में फिर वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। उसको आगे बाद में बात करते हैं, उसको हम लोग बाद में बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ ले कि ये कटिंग यूनिट है। ये क्या करता है, स्लीपर के नीचे जो भी आपकी जो हार्ड कुशन हो या केक डब बलास्ट होती है उसको काटता है। ये कौन करता है, एक्सकवेशन यूनिट करता है। कौन करेगा ये काम, ये हमारा एक्सकवेशन यूनिट करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक्सकवेशन करने के बाद क्या होता है, देखो ये मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सबसे पहला काम एक्सकवेशन का होगा। ठीक है, एक्सकवेशन के बाद में, अच्छा एक काम, एक चीज और है। अगर अगर सीक्वेंस की बात करेंगे तो लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट भी हमारे पास है। लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट बेसिकली क्या करती है, ट्रैक को उठाती है। अगर सीक्वेंस में बात करेंगे तो उस तरीके से देखा जाएगा तो सबसे पहला तो काम होगा लिफ्टिंग एंड स्लूइंग। लिफ्टिंग एंड स्लूइंग वाला होगा, ये इसको ट्रैक को उठाएगा, बाद में चेन जाएगी नीचे से, एक्सकवेशन करेगा। एक्सकवेशन करने के बाद में, यानी ये सीक्वेंस नंबर 1 हुआ, एक्सकवेशन हमारा हो गया 2 नंबर। ठीक है, एक्सकवेशन के अंदर लिंकिंग वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में ये जो मिट्टी होगी ये यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। अब यहाँ पर क्या होगा इसका, अब यहाँ पर इसका स्क्रीनिंग होगा। क्या होगा इसका, स्क्रीनिंग होगा, छनाई होगा। और छनाई होने के बाद में अब दो चीज हो जाएगी स्क्रीनिंग के बाद में। अब जो फाइन्स होंगे, जो मिट्टी होगी, देखिए अभी अगर जो बलास अच्छी है हमारी, जो बलास हमारी अच्छी है, वो यानी जो हमारा डिजायर्ड साइज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा बलास का साइज होना चाहिए, वो पार्ट वो पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर बेल्ट क्या करेगा, इसको ट्रैक में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ आपको खाली समझाने के लिए। ये क्या हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, यहाँ से उतरा, उतर के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से आता है। अगर टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो इसका अरेंजमेंट देखिए, आप इसको गौर से देखेंगे। ये छनाई हुई, छनाई होने के बाद में ये स्लोप देख रहे हैं आप, सॉरी, छनाई होने के बाद में आप ये वाले स्लोप देखें, दिस वन, देख रहे, ये छनाई हुई, ये इधर गया, और इससे ये आया डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट में। ठीक है, ओके, ये इधर पे आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर बेल्ट हमारा जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये इसको पॉइंट नंबर 3 कह सकते हैं हम लोग। स्टेज वाइज अगर बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लैक कलर से मैं, सॉरी, ब्लू कलर से मार्क करता हूँ उसको। ठीक है, ब्लू कलर से मैं इसको जो मार्क कर रहा, आप इसको गौर करके देखें। यहाँ पर ये अरेंजमेंट देखिए आप, कैन यू सी दिस, इस तरीके का एक अरेंजमेंट, यानी कि यहाँ पर एक स्क्रीन थी, यहाँ पर एक स्क्रीन थी, इसको मैं ऐसा लाइन खींचता हूँ ऐसा। तो ये इसमें से जो आपके जो कोर्स मटेरियल था वो तो डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट पे चला गया, लेकिन जो छनाई किया ना उन्होंने यहाँ से, ये छनाई करके जब नीचे गया ना, जो भी मटेरियल हमारा नीचे गया, ये देखो, ये जो है ना फाइन मटेरियल, यानी बारीक, वो वाला जो है इसमें आ गया, डिपॉजिट हुआ। ठीक है, ये जाके आपके इसके अंदर लाके डिपॉजिट हो गया नीचे, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपवर्ड्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट फोल्डेड है, इसको इन्होंने एक्सटेंड करना है। ये कन्वेयर बेल्ट है ना, वेस्ट कन्वेयर बेल्ट, ये जो लिखा है ना वेस्ट कन्वेयर बेल्ट, वेस्ट कन्वेयर बेल्ट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये फोल्डेड पोजीशन में दिखा रहे हैं वो, यही जो वेस्ट कन्वेयर बेल्ट होगा ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये जो है वेस्ट कन्वेयर बेल्ट ऐसा आगे जाके, ये स्वाइबल होता है, आगे पीछे कहाँ पे भी करना है वैसा कर सकते हैं। वहां लेके जाके क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस वेस्ट कन्वेयर बेल्ट, इस वेस्ट कन्वेयर बेल्ट की सहायता से, इस वेस्ट कन्वेयर बेल्ट की सहायता से क्या होता है, ये सारी की सारी जो है हमारा जो ये होता है ना, हमारा जो मक होता है, ये सारे बाहर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है।
ठीक है, तो अगर सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले लिफ्टिंग एंड स्लोइंग यूनिट है, दूसरा है फिर बाद में एक्सकवेशन यूनिट, उसके बाद एक्सकवेशन के बाद तीसरा है हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पे मार्किंग भूल गया था, ये स्क्रीनिंग यूनिट है, और ये वाला हमारा जो है मैंने गलती से 3 लिख दिया था, ये 3 नहीं होगा बल्कि ये होगा 4, ये होगा आपका 4 नंबर, 4 नंबर आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, और 5 नंबर आपका वेस्ट कन्वेयर। ठीक है, तो ये इतने पार्ट हुआ करते हैं, लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट, एक्सकवेशन यूनिट, स्क्रीनिंग यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर बेल्ट एंड वेस्ट कन्वेयर। तो ये 5 सीक्वेंस बेसिकली है। ठीक है, 5 चीजें हमारा इसके अंदर है। ओके, गॉट माय पॉइंट। ये हमारा बीसीएम मशीन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्किंग का। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्कीमेटिक जो है आपको जरा बीसीएम का वर्किंग जरा भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक एक जो स्टेजेस है इसके, उसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, ये चेन ट्रफ है, चेन ट्रफ से छनाई हुई, और ये जो फाउल बलास थी ना, जो फाउल बलास थी ये कहाँ गई, ऊपर गई, चेन ट्रफ की सहायता से फाउल बलास हमारी जो कि वो ऊपर गई। ठीक है, ये यहाँ पर गई किधर पे, ये एक्सकवेशन यूनिट है जिससे चेन ट्रफ है, जिसने काट किया, छनाई किया, ऊपर लेके आया। ऊपर क्या है आपका, ऊपर आपका जो है वाइब्रेशन यूनिट है, स्क्रीनिंग यूनिट, छनाई का यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, छनाई हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, स्क्रीनिंग हो रही है। अब स्क्रीनिंग होने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे स्क्रीन होने के बाद में फाइन मटेरियल होगा और हमारा जो डिजायरेबल साइज होगा। ठीक है, अभी जो फाइन मटेरियल है, जो मिट्टी वगैरह है, जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कन्वेयर बेल्ट की सहायता से वेस्ट कन्वेयर के थ्रू इसको बाहर, ये मेन कन्वेयर है, इससे कनेक्टेड वेस्ट कन्वेयर, तो मेन कन्वेयर पे आएगा, मेन कन्वेयर से वेस्ट कन्वेयर पे आया और इसको बाहर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब जो अच्छी बलास्ट है, जो डिजायरेबल है, ये ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, ये आएगी यहाँ पर आपकी स्क्रीन बलास्ट आपके ट्रैक में डिपॉजिट की जा रही है। ओके, ये बेसिकली जो है हमारा बीसीएम का वर्किंग का सिस्टम है। ओके, तो दिस इज द वे द बीसीएम वर्क्स। तो आप सभी लोगों ने देख लिया बेसिक बीसीएम कैसी होती है, कैसा इसका कॉन्सेप्ट है, जरा आपको मैंने दिखा दिया, ये अभी आप लोगों के लिए समझना जरा आसान हो जाएगा। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ, पैरा 302, पैरा 302, बलास्ट क्लीनिंग मशीन यानी कि बीसीएम, बलास्ट क्लीनिंग मशीन। ठीक है, BCM loosens and excavates full section of foul track ballast from crib below sleepers and shoulders, collects it from continuous movement of endless cutter chains with fingers, depositing it to set of vibrating screens where muck is separated and thrown out by a waste conveyor, and the screen or clean ballast is transferred back to the track through chute. ठीक है, क्या कहा, बीसीएम क्या करता है, बीसीएम लूजेंस एंड एक्सकेवेट्स फुल सेक्शन ऑफ फाउल ट्रैक बलास्ट फ्रॉम क्रिब। बीसीएम क्या करता है, जो भी बीसीएम लूजेंस एंड एक्सकेवेट यानी लूज करता है और एक्सकेवेट करता है, जो क्रिब में जितनी भी बलास्ट होती है पूरा का पूरा एक्सकेवेट करता है, फुल फाउल ट्रैक बलास्ट फ्रॉम क्रिब बिलो स्लीपर्स एंड शोल्डर्स, स्लीपर के नीचे और शोल्डर में से उसको स्क्रीन करता है। बाद में क्या करता है, बाद में उसको क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स इट बाय कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एंडलेस कटर चेन। ठीक है, विथ फिंगर्स, डिपॉजिटिंग इट, फिर बाद में क्या करता है, डिपॉजिटिंग इट टू अ सेट ऑफ वाइब्रेटिंग चेन, वाइब्रेटिंग स्क्रीन, सॉरी, डिपॉजिटिंग इट टू अ सेट ऑफ वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स where muck is separated and thrown out by a waste conveyor, and screen or clean ballast is transferred back to the track through chute. chute की सहायता से उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ट्रैक में। ओके, आई बात समझ में, तो वापस से मैं पढ़ देता हूँ इसको। BCM loosens and excavates full section of foul track ballast from crib below sleepers and shoulders, collects it by continuous movement of endless cutter chain with fingers, depositing it to a set of vibrating screens where muck is separated and thrown out by a waste conveyor, and the screened or clean ballast is transferred back to the track through chute. The main functions of BCM are, BCM का main function क्या है, the main functions of BCM are screening of foul ballast and disposal of muck away from track, screening of foul ballast and disposal of muck away from track, जो भी फाउल बलास्ट है उसकी छनाई करना, क्या करना,
स्क्रीनिंग ऑफ फाउल्ड बलास्ट एंड डिस्पोजल ऑफ मक अवे फ्रॉम ट्रैक। ठीक है, फाउल्ड बलास्ट की छनाई करना और जो मक है, जो मिट्टी है, बेसिकली क्या है हमारा जो है एग्रीगेट का बलास्ट, सॉरी एग्रीगेट करना, बलास्ट का हमारा एक साइज है कि नहीं, मैक्सिमम साइज हम जानते हैं मैक्सिमम 65 एंड मिनिमम 20 mm है कि नहीं, ये साइज हम जानते हैं। तो इससे बड़ा भी हमारे काम का नहीं, इससे छोटा भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, बड़े के लिए मैनुअल ने कुछ प्रोविजन दिया है कितना परसेंटेज तक अलाउड है, लेकिन फाइन्स तो बिल्कुल भी अलाउड ही करते हैं, क्योंकि जो साइज थोड़ा बड़ा रहेगा हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद टूट टाट के छोटा हो जाएगा, लेकिन जो चीज ऑलरेडी फाइन है आगे जाके और फाइन होने वाली तो ट्रबल क्रिएट करना है, तो फाइन्स तो हमको बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमने बलास को हमारे जो प्रॉपर स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डाला ट्रैक में, लेकिन जब गाड़ियां चलती है तो बलास धीरे धीरे टूटती है, जब वो टूटती है तो फिर वो क्या होती है, वो पल्वराइज होती है और जो है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी फाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। हो सकता है कि ये जो साइज है स्टोन का, जो हम लोग जिसको हम लोग मक कह के डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज हो सकता हो, लेकिन हमारे ट्रैक में किसी काम का नहीं है, हम उसको सीधे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो स्क्रीनिंग ऑफ फाउल्ड बलास्ट एंड डिस्पोजल ऑफ मक अवे फ्रॉम ट्रैक। नेक्स्ट क्या कहा, रिस्टोर क्लीन बलास्ट कुशन, रिस्टोर क्लीन बलास्ट कुशन देयर बाय इंप्रूविंग द इलास्टिसिटी ऑफ बलास्ट बेड। क्या कहा, रिस्टोर क्लीन बलास्ट कुशन, जो क्लीन बलास्ट कुशन की हमारी जो रिक्वायरमेंट है रिस्टोर करना उसको, ये मेन मकसद है ना, फाउल बलास्ट को निकाल के रेस्टोरेशन करना क्लीन बलास्ट कुशन, जो डिजायरेबल है हमारे ट्रेन रनिंग के लिए। तो रिस्टोर क्लीन बलास्ट कुशन देयर बाय इंप्रूविंग द इलास्टिसिटी और रेजिलियंस ऑफ बलास्ट बेड, जिससे जो बलास्ट बेड की इलास्टिसिटी या रेजिलियंस इंप्रूव होती है। ठीक है, और क्या साथ में क्या कहा, प्रोवाइड क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करना, फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप, आपको पता होगा कि हमारा जब भी हम फॉर्मेशन बनाते हैं तो उसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली फ्लैट। व्हाट विल हैपन इफ वी मेक इट फ्लैट, फ्लैट रहेगा तो अगर पानी अगर ट्रैक में से अगर ड्रेन आउट होके आएगा तो यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा, तो जो फिर वो क्या करेगा, फर्दर फॉर्मेशन को खराब करेगा, ट्रैक हमारा बैठेगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ क्रॉस स्लोप, है कि नहीं, ताकि जो भी पानी आएगा फॉर्मेशन पे बलास्ट के थ्रू वो जल्द से जल्द ड्रेन आउट हो जाए। तो बीसीएम जब हम चलाते हैं तो हम इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि हम क्या करते हैं, क्रॉस स्लोप के लिए थोड़ा सा उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, टिल्टिंग मैकेनिज्म होता है, तो कट करते जब चेन से तो जिस तरफ जो है, यानी बिल्कुल बिल्कुल बीसीएम मशीन जब चलेगी तो ऐसा नहीं है कि बीसीएम यहाँ चली तो ये बिल्कुल इस लेवल सीधा इस तरीके से काटेगी, नहीं, वो जो है आपको कितना क्रॉस स्लोप वगैरह चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट वो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करती है। आपको कितना चाहिए, 1/30, 1/40, वट, पहले 1/40 हुआ करता था न्यू के लिए, आजकल 1/30 कर रहे हैं, तो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप कहेंगे सर फॉर्मेशन तो हमने पहले बनाया था उस टाइम हमने क्रॉस स्लोप दिया था, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन व्हाट हैपेंस कि जैसे बलास्ट पल्वराइज होती है धीरे धीरे जाके सेट हो जाती है, तो वो बिल्कुल फॉर्मेशन की ही तरह जो है वो भी एक लेयर बन जाती है। तो जब आप इसको कट करेंगे उसी आकार में, देखिए हमको फॉर्मेशन को पंक्चर नहीं करना, ये हमें ध्यान में रखना, वी डोंट वी लाइक वी आर नॉट गोइंग टू पंक्चर फॉर्मेशन टॉप, फॉर्मेशन को हमको कभी पंक्चर नहीं करना बीसीएम चलाने के टाइम, ये हमें ख्याल रखना है। लेकिन ये है कि जो भी फॉर्मेशन लेवल आपका एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर की भी जो लेयर रहेगी उसको जो है क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर देंगे, तब जाके ये फंक्शन बराबर करेगा। तो प्रोवाइड क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हम करते हैं इसमें, एक तो काम है क्लीन बलास्ट कुशन और दूसरा मकसद हमारा है इम्प्रूव ड्रेनेज ऑफ ट्रैक, इम्प्रूव ड्रेनेज ऑफ ट्रैक, ठीक है, ट्रैक का ड्रेनेज इंप्रूव करना। ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ बीसीएम आर स्क्रीनिंग ऑफ फाउल बलास्ट, डिस्पोजल ऑफ मक अवे फ्रॉम ट्रैक, रिस्टोर क्लीन ballast cushion thereby improving the elasticity of ballast bed, provide cross slope of formation, improve drainage of track। जनरल लेआउट एंड इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ बीसीएम आर एस शोन बिलो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे एक बार। जनरल लेआउट एंड इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ बीसीएम, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो ये फ्रंट कैबिन है, ये रियर कैबिन है। अच्छा ये फ्रंट कैबिन के, ये देखो फ्रंट कैबिन गाड़ी चलने के हिसाब से, लेकिन इसका जो बीसीएम में वर्किंग होता तो यू कैन सी, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर एक और कैबिन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक और कैबिन आप देख रहे हैं क्या, ये बेसिकली बीसीएम जब वर्क करती है ना तो ये कैबिन काम आती है। इस कैबिन में बैठ के ऑपरेटर हमारा जो है ना इधर पे देखता है, समझ रहे, वो कुछ इस तरीके से जो है ना यहाँ से नजर दौड़ाता है, नीचे की तरफ देख के वो काम करता है, यानी मशीन मेरी जाएगी ऐसी, मशीन की डायरेक्शन ऐसी है लेकिन
ये जहाँ पे जो ऑपरेटर बैठेगा ये उल्टा चलता है, मतलब यानी मशीन आगे बढ़ रही है लेकिन उसको देखना ऐसा है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, ये भी एक कैबिन है। तो बेसिकली अगर मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आप लिफ्टिंग एंड स्विंग, पहले तो आप चेन वगैरह लिंकिंग वगैरह कर देंगे, तो इसके बाद क्या है, ट्रैक को लिफ्टिंग थोड़ा करना है। हाँ, हल्का सा लिफ्ट करेंगे तभी तो स्लीपर, देखिए सिंपल है, अगर आप स्लीपर के नीचे से कटर बार चलाते जाएंगे सीधे, लेकिन अगर उसको फ्री नहीं करेंगे तो बलास्ट विल बी अंडर द लोड ऑफ द ट्रैक, ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का डेड वेट जो होगा उससे वो बलास्ट अंडर लोडेड रहेगी। तो उसको फ्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है। और अगर कभी आवश्यकता पड़े तो स्प्रिंग भी मैकेनिज्म है, लिफ्टिंग या स्प्रिंग यूनिट से थोड़ा हम क्या करते हैं, बलास्ट को फ्री कर देते हैं। आपने देखा है ना कि आप नॉर्मली वेन एवर वी आर डूइंग पैकिंग, हम नॉर्मली भी पैकिंग करते हैं ना, इवन अगर हम मैनुअल पैकिंग भी करेंगे जो बीटर की सहायता से, तो आपने देखा होगा कि लोग मामूली सा लिफ्ट करते हैं। ये लिफ्ट करने के पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना होता है कि जैसे ही आप लिफ्ट करते हैं तो स्लीपर के नीचे जो बलास्ट होती है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोड पहले जो वो अपनी जगह से मूव नहीं होती है, लोड हट जाने के बाद तो थोड़ी सी फ्री हो जाती है। लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट है। उसके बाद में जो है आपका जो है चेन ट्रफ के थ्रू जो अंदर जो फिंगर्स वगैरह आते हैं, एक्सकेवेटिंग फिंगर से एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकवेशन करने के बाद में ये जाएगा आपका स्क्रीनिंग यूनिट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। फिर जो मक वगैरह आपका होगा वो वेस्ट कन्वेयर के थ्रू आके बाहर फेंका जाएगा, और जो अच्छी ब्लास्ट होगी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पहले जो है दिखा दिया उसका एनिमेशन वगैरह। ठीक है, तो ये चीजें समझ के चलना है आपको। ओके, नेक्स्ट है हमारा पैरा 303। पैरा नंबर 303, इंपॉर्टेंट असेंबलीज ऑफ बलास्ट क्लीनिंग मशीन्स। Important assemblies of ballast cleaning machines. First, engine. The machine is powered by two independent air-cooled diesel engines. The machine is powered by two independent air-cooled diesel engines. The front engine powers the hydraulic pumps for all conveyor belt drives, lifting movements, and the hydraulic propulsion, both in working and traveling modes. The rear engine provides power for hydraulic pumps for the excavation chain drive and the screen drive, and also powers the hydraulic propulsion for traveling. क्या कहा? The machine is powered by two independent air-cooled diesel engines. The machine is powered by two independent air-cooled diesel engines. The front engine powers the hydraulic pump. ठीक है, तो मशीन में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट एयर कूल्ड डीजल इंजन होते हैं। ठीक है, फ्रंट इंजन पावर द हाइड्रोलिक पंप्स फॉर ऑल कन्वेयर बेल्ट ड्राइव्स, लिफ्टिंग मूवमेंट्स एंड द हाइड्रोलिक प्रोपल्शन, बोथ इन वर्किंग एंड ट्रैवलिंग मोड। ठीक है, वर्किंग में यानी जब मशीन काम करती है, और ट्रैवलिंग मोड यानी कि ट्रेन फॉर्मेशन जब वो चलती है। ठीक है, और द रियर इंजन क्या करता है, rear engine provides power for hydraulic pumps. The rear engine provides power for hydraulic pumps for the excavation chain drive and the screen drive, and also power the hydraulic propulsion for traveling. फ्रंट इंजन जो है आपका हाइड्रोलिक पंप को ऑपरेट करता, पावर करता है फॉर ऑल कन्वेयर बेल्ट्स, लिफ्टिंग मूवमेंट, हाइड्रोलिक प्रोपल्शन, वर्किंग एंड ट्रैवलिंग मोड. रेयर इंजन प्रोवाइड्स पावर फॉर हाइड्रोलिक पंप फॉर द एक्सकवेशन चेंज. कन्वेयर बेल्ट को जब हाइड्रोलिक पावर देना है फ्रंट इंजन को देना है, लेकिन जो रियर इंजन जो होगा वो क्या करेगा, एक्सकेवेशन चेन ड्राइव है ना, उसको जो है पावर प्रोवाइड करता है। हाँ, फॉर एक्सकेवेशन चेन ड्राइव एंड द स्क्रीन ड्राइव, स्क्रीन आपकी जो वाइब्रेट होती है ना, स्क्रीन ड्राइव, एंड ऑल्सो पावर द हाइड्रोलिक प्रोपल्शन फॉर ट्रेवलिंग, हाइड्रोलिक प्रोपल्शन फॉर ट्रेवलिंग भी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी पॉइंट नंबर 2, एक्सकवेशन यूनिट. excavation unit. The excavating unit consists of endless scraper chain consisting of scraper blades with carbide or steel fingers with tip attached to shovels with links and bolts. The excavating unit consists of endless scraper or cutter chain. The excavating unit consists of endless scraper chains consisting of scraper plates with carbide or steel fingers with tip attached to shovels with links and bolts. Endless chain is formed by connecting two parts of the chain. The cutter bar chain piece placed below the sleepers and the main chain connected with the drive. ठीक है, the cutter bar assembly for guiding cutter chain is located between the bogies. Cutter bar assembly for guiding cutter chain is located between the bogies and moves under the track while working.
Cutter chain is guided over the elbows and troughs fitted with wear plates to carry the ballast to the screening unit. Cutter chain is guided over the elbows and troughs fitted with wear plates to carry the ballast to the screening unit. The trough is connected to hydraulic cylinder for desired transfer and vertical positioning to set the cutter chain precisely at the desired excavation. क्या कहा? The trough is connected to hydraulic cylinders for desired transfers and vertical positioning to set the cutter chain precisely at the desired excavation depth and adjust the slope of cut to provide desired formation drainage. ना जो टॉप स्लोप जो है ना आपको प्रोवाइड करना है ना, उसके बारे में बात हो रही है. क्रॉस स्लोप जो प्रोवाइड करते थे उसको कितना स्लोप है 1/30 1/40, उसके लिए कहा एडजस्ट द स्लोप ऑफ कट टू प्रोवाइड डिजायर्ड फॉर्मेशन ड्रेनेज. ठीक है. और बाकी क्या कहा? जो ट्रफ है ये क्या काम करता है? इज कनेक्टेड टू हाइड्रोलिक सिलेंडर्स फॉर डिजायर्ड ट्रांसफर्स एंड वर्टिकल पोजिशनिंग, यानी साइडवेज पोजिशनिंग, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, ऊपर लेना है, नीचे लेना, ये सब काम के लिए ये आपका होता है, ट्रफ होता है. ठीक है. आगे क्या कहा? The excavating unit is designed in such a way that the full ballast profile is handled in one working pass. The excavating unit is handled in such a way that the full ballast profile is handled in one working pass. However, the ballast towards the toe has to be pulled in manually beforehand towards the central portion over the sleepers and cribs. In the present model of machine, excavating chain has 82 scraper shovels and 82 intermediate links. The chain speed is variable with speed varying from 1.8 to 4 meter per second. Scraper shovel is fixed with 2 or 5 scraping fingers depending on the model of the machine. ठीक है. क्या कहा? Excavating unit is designed in such a way that full ballast profile is handled in one working pass. है कि नहीं? एक बार जो है आप लेके गए मशीन को तो पूरा बलास्ट प्रोफाइल को हैंडल कर ले. तो एक्सकवेशन यूनिट ऐसी बनाई गई है. Excavating unit is designed in such a way that the full ballast profile is handled in one working pass. However, the ballast towards the toe had to be pulled in manually beforehand towards the central portion over the sleepers and crib. आपने देखा होगा ये क्या कहा जा रहा है? जो बलास्ट towards the toe, जो साइड की जो बलास्ट होती है वो उसको उठा के डालना पड़ता है बीच में towards the central portion over the sleepers and cribs so that उसकी भी छनाई हो जाए. However, the ballast towards the toe has to be pulled in manually beforehand towards the central portion over the sleepers and cribs. In the present model of machine, आज की तारीख में जो मशीनें आती हैं उनके बारे में कहा. In the present model of machine, excavating chain has 82 scraper shovels. Excavating chain has एक excavating chain के अंदर 82 scraper shovel होते हैं and 82 intermediate links होते हैं. ठीक है. मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा. स्क्रैपर शावल, इंटरमीडिएट लिंक. चेन स्पीड क्या स्पीड से चलता है? चेन स्पीड इज वेरिएबल. अभी चेन स्पीड बेसिकली सिंपल है लॉजिक दोस्तों. अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन है तो उसको टाइम लगेगा, और अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो वहां पे जल्दी चल जाएगा. The chain speed is variable with speed varying from 1.8 to 4 meter per second. हार्ड क्वेश्चन होगा तो 1.8 मिनिमम स्पीड है, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो मैक्सिमम अप टू 4 मीटर पर सेकंड. स्क्रैपर शावल इज फिक्स्ड विद 2 और 5 स्क्रैपिंग फिंगर्स. ठीक है. 82 स्क्रैपर शावल है, और उसके अंदर क्या है? हर एक शावल के अंदर क्या है? हर एक स्क्रैपर शावल के अंदर क्या है? इट इज फिक्स्ड विद 2 और 5 स्क्रैपिंग फिंगर्स डिपेंडिंग ऑन मॉडल ऑफ द मशीन. ना स्क्रैपर शावल इज फिक्स्ड विद 2 और 5 स्क्रैपिंग फिंगर्स डिपेंडिंग ऑन मॉडल ऑफ द बीसीएम. देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ. देखिए इसे हम कहते हैं कटर बार. जो ट्रफ होता है हमारा, इसके अंदर चलता है हमारा ये आपका चेन. ठीक है. तो ये या तो ये कट पीस है, इसको कनेक्ट करना पड़ता है, ये एंड और दूसरी तरफ. ठीक है. 1 2 3 4 5, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग शावल कहते हैं. किसको हम लोग शावल टर्म आया था ना, तो शावल किसको कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ. ये एक जो पीस है ना, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, दिस वन स्टिल नॉट विजिबल क्योंकि डार्क है ना सब. ये देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है मेरा, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा कि ये मेरा एक शावल है. क्या है? दिस इज अ शावल. ठीक है. और इनके बीच में जो इंटरमीडिएट लिंक की अगर जो बात हुई है, इंटरमीडिएट लिंक यानी कि ये देखिए
ये इंटरमीडिएट लिंक यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे से कनेक्टेड है ना, 1 2 3 4 ऐसा। क्या कहा, 82 शावेल कहा था उन्होंने। करंट अभी जो मशीन हमारे पास आजकल है उनमें, आजकल की मशीनों में शावेल कितने होते हैं, 82। यानी ये 1 2 3 ऐसा करते करते पूरा का पूरा एक साइक्लिक चेन बनता है, जिसके अंदर 82 शावेल होंगे और 82 इंटरमीडिएट लिंक, क्योंकि साइक्लिक होगा। इस कटर बार के अंदर ये चलता है, इस कटर बार के अंदर ये आपका चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्क्रीन वगैरह में बाद में आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा मैकेनिज्म इसमें बताने से ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको आपका ये एक एक कंपोनेंट के बारे में बताने के लिए। तो इट इज वेरी डिटेल्ड। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मुझे जो चीज दिखानी थी वो इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये दिखाना था दोस्तों मुझे आपको, मुझे आप लोगों को ये चीज दिखानी थी बेसिकली। ये आप देखिए, अभी देखिए, ये आपको जो शावेल बताया था ना, शावेल, ये देखिए, ये आपके शावेल्स दिख रहे हैं, ये एक शावेल है ना, ऐसे 82, ऐसे कितने 82, और लिंकर्स मैंने आपको दिखाई दिए। ठीक है, फिर इसके बाद में ये इसके अंदर ये जो फिंगर्स आप देख रहे हैं कलरफुल, ये सब, ये 1 2 3 4 5, 2 to 5 फिंगर्स हो सकते हैं डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से, ये उन्होंने कहा। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए, ये थोड़ा क्लोजअप व्यू है, इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसको। ये देखिए, फिंगर्स 1 2 3 4 5। तो जब ये न्यू होता है ना दोस्तों, जब ये न्यू होता है तो इसके अंदर थोड़े से एजेस थोड़े से शार्प होते हैं, इस्तेमाल करते 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 वो थोड़ा सा राउंडिंग हो जाती है। ओके, तो ये है उसके बारे में। ये देखिए, अब 3 फिंगर स्क्रैपर ब्लेड इस मॉडल के आते हैं, और ये 5 फिंगर स्क्रैपर ब्लेड। ठीक है, ओके। कार्बाइड टिप होती है इसकी, तो क्या कहा है उन्होंने, कार्बाइड टिप राउंड शाफ्ट चिजल, कार्बाइड ट्रिप राउंड शाफ्ट चीजल। ठीक है, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल आइटम है, थोड़ा ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता इसको लेके आपको, मुझे आपको खाली बेसिक जो बताना है इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ये सेफ्टी चेन और ये स्ट्रिंग। ठीक है, इतना काफी आपके लिए, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू नाउ। तो आपने देखा, ये जो हमने डिस्कस किया, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया, सारे के कंपोनेंट्स भी दिखा दिया मैंने आपको, साथ में ये भी स्क्रैपर शावेल इंटरमीडिएट लिंक, स्पीड तो अलग बात है, 2 फिंगर 5 स्क्रैपिंग फिंगर, ये सारे दिखा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्रीनिंग यूनिट। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग यूनिट के बारे में। क्या कहा, the screening unit in the present model of machine has screen area of 21 square meter with screens of three mesh size with 80 mm, 50 mm and 28 mm। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज है, बीसीएम मशीन जो चलती है तो हमारा जो साइज हम नॉर्मली हमारे आईआरपीडब्ल्यूएम मैनुअल के अंदर पढ़ते हैं ना, आईआरपीडब्ल्यूएम के अंदर हम जो साइज पढ़ते हैं, तो उसके अंदर 65 40 एल 20 mm है। लेकिन हमारी जो बीसीएम मशीन होती है, ये मशीन हमारी जो है इसके अंदर, ठीक है, ये जो मशीन हमारी हुआ करती है 80, ये सॉरी बीसीएम, इसके अंदर 65 की जगह 80 mm का स्क्रीन होता है, 40 mm की जगह 50 mm का होता है, 20 mm की जगह 28 mm का होता है। ठीक है, तो यही हम लोग यूज, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की मशीन है तो वो उसके हिसाब से जो स्क्रीन साइज इस तरीके की आती है। और अगर इसको हम देखा जाए तो ये थोड़ी सी ओवर साइज ही है, तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 65 की जगह 80 है, फिर 40 की जगह 50 है, 20 की जगह 28 है, थोड़ा ओवर साइज में ये जाता है। ठीक है, तो क्या कहा, these are vibrated, स्क्रीनिंग यूनिट की बात चल रही है। the screen unit is the present model of machine having a screen area of about 21 square meter with screens of 3 square mesh size 80 mm 50 mm 28 mm। these are vibrated by hydraulically driven rotating flyweights। these are vibrated by these are vibrated by hydraulically driven rotating flyweights। स्क्रीनिंग यूनिट कैन बी केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और ऑन सुपर एलिवेटेड। क्या कहा, स्क्रीनिंग यूनिट कैन बी केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व बाय ऑपरेटर एक्चुएटेड कंट्रोल। द टॉप स्क्रीन segregates oversized ballast and the bottom screen removes the muck। middle screen helps
reduce the load on the bottom screen. Just a minute. तो अभी हमने स्क्रीनिंग यूनिट के बारे में पढ़ा है कि नहीं? स्क्रीनिंग यूनिट के बारे में पढ़ा, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से एम्फसाइज करके आपको बता देता हूँ कि देखो कुछ कुछ चीजें ये थोड़ा वापस से क्लियर करता हूँ। जस्ट रीड आउट किया था हमने। द स्क्रीनिंग यूनिट इन द प्रेजेंट मॉडल ऑफ मशीन हैज अ स्क्रीन एरिया ऑफ अबाउट 21 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया उसका 21 स्क्वायर मीटर है। 3 स्क्वायर में से 80 mm, 50 mm, 28 mm। ठीक है, एक चीज तो हो गया। ठीक है, फिर बाद में उसको जो वाइब्रेशन, उसको जो हाइड्रोलिक ड्रिवन रोटेटिंग फ्लाईवेट से दिया जाता है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सिर्फ मेश बनाने से मतलब नहीं है। तो वाइब्रेशन देंगे तब तो एग्रीगेट जो आपके जो बलास्ट जो है आपकी डिस्टर्ब होगी और जो स्क्रीन होगी। तो दीज आर वाइब्रेटेड बाय हाइड्रोलिकल ड्रिवन रोटेटिंग फ्लाईवेट। ठीक है, फिर आगे क्या कहा? स्क्रीनिंग यूनिट कैन बी केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मेरा ट्रैक अगर बिल्कुल सीधा है, मेरा ट्रैक अगर बिल्कुल सीधा है, अब इस परिस्थिति में समझिए मेरी बीसीएम मशीन है, मान के चलो कि मेरी बीसीएम मशीन है और ये इसका स्क्रीनिंग यूनिट है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी जो भी मैश होगी ना, 1 2 3, ये जो भी होगा 80 mm 40 और ये 50 mm 28 mm, ये 2-3 स्क्रीन है जो भी होगी, ये इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरा ट्रैक कर्व में होता है, जब मेरा ट्रैक कर्व में होता है, तो अब ट्रैक जब मेरा कर्व में होगा, मैं इसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। अगर मेरा ट्रैक कर्व में होगा तो ये कैसा हो जाएगा? कर्व में होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इस परिस्थिति में होगा क्या कि देखिए सिंपल, मैं थोड़ा सा जो बताना की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझने की कोशिश करें। आई विल ट्रेक अनदर कलर मिक्स इसके अंदर ना। ठीक है, जब मेरा ट्रैक टिल्टेड है, यानी कैंट है ना भाई, कैंट है तो मेरी मशीन भी टिल्ट हो जाएगी। अब जब मशीन मेरी टिल्ट हुई, इसको आप समझने की कोशिश करें तो ये जो मेरा स्क्रीन होगा, स्क्रीन जो होगा ये भी टिल्ट हो जाएगा ना भाई। सिंपल लॉजिक क्या है कि अब ये जो स्क्रीनिंग यूनिट मेरी होगी, ये भी कैसी हो जाएगी? इट विल ऑल्सो गेट टिल्टेड, ये भी ऐसी टिल्ट हो जाएगी। अब बेसिकली अब आप समझे बात को, मैंने आप लोग को पढ़ाया है पहले ट्रैक इसके अंदर भी, व्हाट वी से आईआरपीडब्ल्यूएम के अंदर। आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने की वजह से बाहर की तरफ व्हीकल का जाने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, तो हमें बाहर के एज में बलास्ट ज्यादा देनी होती है। लॉजिक समझे आप लोग? आउटर एज आई रिक्वायर शोल्डर बलास्ट ऑफ 500 mm। आप मैनुअल पढ़ेंगे अगर आईआरपीडब्ल्यूएम, तो वहां पर 500 mm का आपको क्या चाहिए? शोल्डर बलास्ट चाहिए आउटर एज में 500 mm। और अंदर तो आपको 350 ही दिया जाता है जैसे स्ट्रेट ट्रैक में होता है, 350 mm। समझ रहे हैं? 350 mm यहाँ देना है या 500 mm देना है। अब जब मेरा ट्रैक कैंटेड होगा तो क्या होगा? अगर आप जब स्क्रीनिंग करते जाएंगे तो ग्रेविटी की वजह से अगर ये भी स्क्रीनिंग यूनिट आपकी अगर ऐसे ही टिल्टेड रही इसी पोजीशन में, तो क्या होगा कि जब स्क्रीनिंग के बाद में इनर एज में ज्यादा बलास्ट गिरने लगेगी, अंदरूनी हिस्से में बलास्ट ज्यादा गिरने लगेगी, बाहर में कम गिरेगी। समझ रहे मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंदरूनी हिस्से में ज्यादा बलास्ट गिरने लगेगी, जबकि उल्टा हो गया, मुझे यहाँ चाहिए कम और यहाँ चाहिए ज्यादा, मतलब थोड़ा ही फर्क है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन। इट विल नॉट बी इक्वल, जैसे स्ट्रेट ट्रैक है दोनों तरफ इक्वल इक्वल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अंदर के हिस्से में 350 के हिसाब से बलास्ट की क्वांटिटी कम लगेगी, परसेंटेज कम लगेगा। आउटर एज में 500 mm विड्थ रखना है तो बलास्ट ज्यादा लगेगी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा, अब मैं यहाँ पर जो मार्क कर रहा हूँ आप इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए अब मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी में ओवर राइट कर दूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग गौर से देखें कि क्या कहा उन्होंने। स्क्रीनिंग यूनिट कैन बी kept in horizontal plane on super elevated curves by the operator actuated controls. Screening unit can be kept in horizontal plane on super elevated curves by the operator actuated controls. Screening unit can be kept in horizontal plane on super elevated curves by the operator actuated controls. यानी कि ये जो यहाँ पे ये जो इस तरीके से नहीं होगा अरेंजमेंट, बल्कि इसके अंदर एक अरेंजमेंट होगा कि ऑपरेटर जो है आप इसको इसको क्या करेंगे कि आपके जरूरत के हिसाब से क्या किया जाएगा, ये आपकी स्क्रीनिंग यूनिट जो है ना इसको ये लेवल कर दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टली मेंटेन कर दिया जाएगा, यानी जो ऐसी नहीं होगी ये
ये ऐसी नहीं होगी, पूरी स्क्रीनिंग यूनिट आपकी जो होगी ना, जो तीनों मैच होगी आपकी, वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, है ना। कैन बी केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स बाय द ऑपरेटर एक्चुएटेड कंट्रोल। अब क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल आप छनाई हुई, अब जो बलास्ट जो है जितना परसेंटेज आप, फिर उसके अंदर फ्लैप्स भी हुआ करते हैं, फ्लैप्स भी हुआ करते हैं जहां से परसेंटेज आप डिसाइड करते हैं जो है फ्लो ऑफ बलास्ट को कम ज्यादा करने के लिए, वो भी एक अरेंजमेंट हमारा होता है, वो आगे बात होगी, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके का अरेंजमेंट है। अब ये इसको मैं हटा देता हूँ, जो चीजें बाकी है अभी वो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अब ये तीन स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है, 80 mm, 50 mm, 40 mm। अब आगे क्या कहा जा रहा है, द टॉप स्क्रीन सेग्रीगेट्स ओवरसाइज बलास्ट एंड द बॉटम स्क्रीन रिमूव्स द मक। जो टॉप स्क्रीन होगी इसके ऊपर, टॉप स्क्रीन होगी उसके ऊपर मैं यहाँ पे खाली मार्क कर दे रहा हूँ, ये टॉप स्क्रीन के ऊपर ये जो बलास्ट, ये जो मैंने मार्क किया ना, ये ओवरसाइज बलास्ट है। टॉप स्क्रीन के ऊपर आपकी क्या जमा होगी, ओवरसाइज। और बॉटम स्क्रीन, ये जो बॉटम स्क्रीन है नीचे वाली, बॉटम स्क्रीन हमारी क्या करेगी, बॉटम स्क्रीन द टॉप स्क्रीन सेकंड ओवरसाइज बलास्ट एंड द बॉटम स्क्रीन के नीचे जो आएगा, बॉटम स्क्रीन के ऊपर नहीं, बॉटम के नीचे जो भी आएगा ये आपका क्या होगा, ये आपका मक होगा। यानी कि मैं इसको ऐसा अगर लिख दूं तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज ओएस, ओवरसाइज, दिस इज ओवरसाइज, और दिस इज, इसको एम लिख देता, एम यानी ये मक। टॉप स्क्रीन एग्रीगेट, टॉप स्क्रीन सेग्रीगेट्स ओवरसाइज बलास्ट एंड बॉटम स्क्रीन रिमूव्स द मक। अब ये जो दो स्क्रीनें हैं इनके बीच में जो बलास्ट है, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे जो आ रही है, यानी टॉप स्क्रीन से जो बची और मिडल स्क्रीन से जो बची, ये जो होगा ये मेरा डिजायर्ड, ये जो है मेरा डिजायर्ड है, दिस इज माय डिजायर्ड मक, ठीक है। तो ये है मिडल स्क्रीन, मिडल स्क्रीन हेल्प्स टू रिड्यूस द लोड ऑन द बॉटम स्क्रीन, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ से डबल स्क्रीनिंग हो रही है ना, तो पूरा लोड एक के ऊपर आया, इसलिए दो पार्ट में उन्होंने कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये होगा हमारा स्क्रीनिंग यूनिट, गॉट इट। ओवरसाइज डिस्कार्ड, ओवरसाइज को क्या करेंगे हम लोग, वी विल डिस्कार्ड इट, ये हमारे काम का नहीं है ओवरसाइज, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो सबसे नीचे है मक है, इसको भी क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ये दोनों जो है आपके डिस्कार्ड होंगे, बीच वाला ट्रैक में डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट के द्वारा जो है कन्वेयर बेल्ट द्वारा ट्रैक में डाला जाएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4, conveyor system for distribution of ballast and disposal of muck, conveyor system for distribution of ballast and disposal of muck. The clean ballast is directed through two chutes back to the track. The clean ballast is directed through two chutes back to the track near both the rails through distribution conveyors. जो देखिए हमारे ट्रैक में बेसिकली बलास्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहाँ होती है, रेल सीट के नीचे। व्हाट इज मीन बाय रेल सीट, रेल सीट बेसिकली वही होगी जहां पे रेल लगती है उसके नीचे का हिस्सा। तो क्या कहा, क्लीन बलास्ट इज डायरेक्टेड थ्रू टू शूट्स बैक टू द ट्रैक, ट्रैक पे जो दो शूट्स के माध्यम से ये ट्रैक में डाला जाता है, नियर बोथ द रेल्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर, डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर की सहायता से। these conveyors which drop the ballast in the rear of the cutter chain, cutter chain के पीछे के हिस्से में डालते हैं। These conveyors which drop the ballast in the rear of the cutter chain can be swung horizontally to distribute the ballast properly in the sleeper creep and area under the sleepers। क्या कहा, अब ये जो कन्वेयर्स हुआ करेंगे इनको हॉरिजॉन्टली मूव किया जा सकता है। व्हाट इज मीन बाय दिस, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान के चलें कि आप इसको मोटा मोटी तौर पर समझिए, मेरा रेलवे ट्रैक है, ठीक है। स्लीपर है, मैं नहीं दिखाऊंगा इसके अंदर ज्यादा डिटेल में, मैं सिर्फ यहाँ पे रेल मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ रेल मार्क कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। इधर से मैंने रेल मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, से दिस इज माय कन्वेयर बेल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर बेल्ट। तो ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट, ये जो है ना ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बोलने का मतलब ये है, ये इट कैन बी केप्ट लाइक दिस, इट कैन बी केप्ट आउट, इट कैन बी टेकन आउटसाइड, इट कैन बी टेकन इनसाइड, जैसे जोड़ी में होंगे, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये इस तरीके से अंदर बाहर किया जा सकता है इसको थोड़ा बहुत ना। दिस कन्वेयर्स व्हिच ड्रॉप द बलास्ट इन द रियर ऑफ द कटर बार, कटर चेन, कटर यहाँ, कटर मशीन जो है यहाँ पर काम कर रही होगी आपकी कहीं पे, ये पोर्शन में कहीं काम कर रही होगी,
मशीन की जो डायरेक्शन, वर्किंग डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। आई मीन यहाँ पर है, इस तरीके से मशीन का वर्किंग डायरेक्शन है। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट के बारे में आपको समझ में आया ना, ये लेफ्ट साइड राइट साइड किया जा सकता है ना, यानी बलास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। These conveyors which drop the ballast in the rear of the cutter chain can be swung horizontally to distribute the ballast properly in the sleeper crib and area under the sleepers. ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दूसरा है हमारा मग के बारे में। दूसरा क्या है हमारा? मग के बारे में। ठीक है, तो मग जो है डिस्पोजल यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे। मग इज कलेक्टेड ऑन द वेस्ट कन्वेयर बेल्ट अंडरनीथ द स्क्रीनिंग यूनिट। स्क्रीनिंग यूनिट के सबसे निचला हिस्सा जो होता है, वहां पे से जो मिट्टी आती है वो वहां से कलेक्ट होता है। मग इज कलेक्टेड ऑन द वेस्ट कन्वेयर बेल्ट अंडरनीथ द स्क्रीनिंग यूनिट। स्क्रीनिंग यूनिट के सबसे नीचे वेस्ट कन्वेयर बेल्ट होगा, जिसके ऊपर सारी मग मिट्टी आकर जमा होगी, which carries it to another hydraulically adjustable belt control from the cabin. ये जो वेस्ट कन्वेयर बेल्ट होता है, ये आगे एक और बेल्ट होता है हाइड्रोलिकली एडजस्टेबल, यानी कि वो बेसिकली जो है मशीन को फोल्डिंग के लिए काम आता है। यानी ये हमारा जो वेस्ट कन्वेयर बेल्ट बेसिकली इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, इस तरीके का। अब एक और मशीन, वो बेल्ट जो होती है हमारी जो है फोल्डेबल टाइप की होती है, एडजस्टेबल बेल्ट होती है, फोल्ड करके रखा जाता है। उसको तभी इस्तेमाल में लिया जाता है जब उसको काम में लेना था। जब काम में लेना तब आप उसको क्या कर देते हो, उसको ओपन कर देते हो। इस तरीके से वो फोल्डेड पड़ी रहती है, और जब काम में लेना था तब उसको खोल के इसको आगे पीछे जैसा भी अरेंजमेंट आप ले सकते हो। तो मक इज कलेक्टेड ऑन द वेस्ट कन्वेयर बेल्ट, यानी ये जो स्क्रीनिंग यूनिट है आपकी, यहाँ कहीं होगी स्क्रीनिंग यूनिट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग यूनिट से जो भी मिट्टी होगी हमारी, ये आएगी इसके ऊपर। किसके ऊपर आएगी? ये सारी की सारी मिट्टी आएगी आपके वेस्ट कन्वेयर बेल्ट पे। और ये वेस्ट कन्वेयर बेल्ट से क्या होगा? इट विल बी ट्रांसपोर्टेड लाइक दिस, इस तरीके से लेके जाके इसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मक इज कलेक्टेड ऑन द वेस्ट कन्वेयर बेल्ट अंडरनीथ द स्क्रीनिंग यूनिट which carries it to another hydraulically adjustable belt control from the cabin. The waste is discharged outside the track by means of the waste conveyor which can be moved horizontally and vertically. यही मैंने आपको कहा। देखिए जैसे उसके लिए भी इसका भी मैकेनिज्म कैसा है, इसको भी मैं आपको बता दूं। इसका भी जो वर्किंग है कुछ इस तरीके का होगा कि it can be taken vertically, sorry, it can be taken वर्टिकली अप एंड डाउन उसको किया जा सकता है, और साथ ही साथ में साइड वेज भी उसको किया जा सकता है। यानी अगर इसको मैं प्लान में बताऊं तो ये इस तरीके से, कभी लेफ्ट में डालना है मिट्टी तो लेफ्ट में डाल सकते हैं, राइट में डालना है राइट में डाल सकते हैं। तो यही कहा है ना। तो क्या कहा? गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहा इन्होंने? द वेस्ट इज डिस्चार्ज आउटसाइड द ट्रैक बाय मींस ऑफ वेस्ट कन्वेयर व्हिच कैन बी मूव्ड horizontally and vertically and can throw the mug to a distance of up to 7.5 meters away from the track. एंड ये जो है आपके ट्रैक से 7.5 मीटर दूर तक मग को थ्रो कर सकता है। यानी कि अगर ये मेरा रेलवे ट्रैक है, ये मेरा रेलवे ट्रैक है, तो ये जो मग, ये जो डिस्पोजल जो यूनिट है मेरी, ये क्या कर सकती है? ये मग को जो है ना ट्रैक से 7.5 मीटर दूरी तक इसको ये डिस्चार्ज कर सकता है, 7.5 मीटर अवे फ्रॉम द ट्रैक। ठीक है, तो थ्रो द मग टू अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 7.5 मीटर अवे फ्रॉम द ट्रैक। 7.5 मीटर दूरी तक इसको ये डिस्चार्ज कर सकता है, फेंक सकता है बाहर। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वेयर सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बलास्ट एंड डिस्पोजल ऑफ मग। देखिए इसके अंदर भी ये जो हमने जो डिस्कस किया था वही है। दिस वन, फर्स्ट वन इज योर 80 mm का मेस, 50 mm एंड देन 28 mm एक्सकेवेटेड मटेरियल। ये आया जो भी इसके अंदर बहुत अच्छा स्कीमेटिकली इन्होंने बताया। जो भी एक्सकेवेटेड मटेरियल ओवर साइज मटेरियल है, जितना भी ओवर साइज मटेरियल हमारा है, ये सारा का सारा क्या किया? सारा का सारा ओवर साइज मटेरियल हमारा जो भी है, इसको लिया ये लार्ज स्टोन, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखा? फर्स्ट लेवल सेपरेटेड ऑफ ओवर साइज स्टोन, ओवर साइज ऊपर ही रह गया, ये लार्ज स्टोन ओवर साइज थे आपके, ये अलग हो गए। इसी तरीके से फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, और जो थर्ड लेवल है ना, यानी फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल तो हो गया ओवर साइज से सेपरेट हुआ, रिकवर। थर्ड जो ये जो नीचे वाला है, अब इसके जो नीचे जो बचा है ना ये वाला, है कि नहीं, वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? आपका मक है। वो क्या है? मक है आपका। ठीक है, यानी इसके नीचे का हिस्सा। फर्स्ट के ऊपर वाला डिस्कार्ड, सेकेंड थर्ड का ऊपर का रहने देंगे, थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाले के जो नीचे जो आएगा वो स्पॉइल है हमारा, मिट्टी है हमारा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म है। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें और।
ठीक है, ये थोड़ा सा उसके बारे में थ्योरी पार्ट है, उसको मैं थोड़ा छोड़ता हूँ। ये देखिए आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर मैंने बताया था ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल रेल के ऊपर ही डाल रहा था, लेफ्ट और राइट में जाएगा। इसके बारे में कहा था कि इसको आगे पीछे कर सकते हैं, अंदर बाहर थोड़ा बहुत किया जा सकता है रिक्वायरमेंट। जैसे कि आउटर एज है, तो आउटर एज में बाहर थोड़ा बला ज्यादा डालना पड़ेगा, तो इसको खींच लिया जाएगा बाहर की तरफ ना। ये कहने का मतलब है उनका। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट देख रहे हैं आप, ये अरेंजमेंट देख रहे हैं, कैन यू सी दिस? तो इससे क्या होगा कि आप इसको इस तरफ अंदर बाहर थोड़ा बहुत ले सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर ये आपका जो है मेन कन्वेयर, ये क्या है, क्या कहेंगे हम लोग का, मग डिस्पोजल वाला है, मेन कन्वेयर है। नीचे से मिट्टी लाया, ये लेकर गया, इसी से कनेक्टेड वेस्ट कन्वेयर होता है। मेन कन्वेयर के नीचे जो लगता है वेस्ट कन्वेयर, तो मेन कन्वेयर से जो मिट्टी आती है वो क्या कर दी जाती है, वेस्ट कन्वेयर पे ली जाती है। और ये वेस्ट कन्वेयर जो है ना आपका डिस्पो, देखो ये आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कलर से मार्क करता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखने में आसानी हो जाएगी समझने में। आई मीन देखिए ये आपका मेन कन्वेयर है, मिट्टी यहाँ तक लेकर आया इसने, और इसने लाके लाके डिपॉजिट किया इसके ऊपर, ये वेस्ट कन्वेयर ने लिया, इसको डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है ना, इसका वर्किंग कुछ इस तरीके का है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है ना क्या कहेंगे कि ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ट्रैक लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट। ट्रैक लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट। A track lifting and slewing unit is located next to the cutter bar for adjusting the excavation depth and for avoiding the obstacles. क्या कहा? ट्रैक लिफ्टिंग एंड स्लूइंग, लिफ्टिंग यानी उठाना, स्लूइंग यानी साइड में मूव ऑन करना, सरकाना। द ट्रैक लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द कटर बार फॉर एडजस्टिंग द एक्सकेवेशन डेप्थ एंड फॉर अवॉइडिंग द ऑब्स्टेकल्स। अगर साइड वे में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह आ जाए, साइड में थोड़ा बहुत ट्रैक को स्लीव करना पड़े, तो स्लूइंग का काम भी करेगा। और अगर एक्सकेवेशन डेप्थ को बढ़ाना है, घटाना है, लिफ्टिंग करना है, क्या करना है, ये ट्रैक लिफ्टिंग और स्लूइंग यूनिट हमारी करती है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ट्रैक लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट का काम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो ट्रैक लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट के बारे में बात हो रही है। ट्रैक लिफ्टिंग एंड स्लूइंग यूनिट हमारा ये इस तरीके से होता है। देखिए इधर पे आपको रेल क्लैंप्स दिखाई दे रहे हैं, सी दीज आर द रेल क्लैंप्स। इधर एक रेल क्लैंप है, यहाँ पे रेल क्लैंप है, तो ये रेल को उठाने का काम करता है। तो लोकेटेड नेक्स्ट टू द कटर बार, एडजस्टिंग द एक्सकेवेशन डेप्थ एंड अवॉइडिंग द ऑब्स्टेकल। कितना तक उठा सकता है ये याद रखें। लिफ्टिंग कैपेसिटी अप टू 100 mm, 100 mm तक उठा सकता है। स्लूइंग कहाँ तक कर सकता है, स्लू अप टू 300 mm टू बाईपास ऑब्स्ट्रक्शन हिटिंग द ट्रफ। इसके अंदर बेसिकली होता क्या, लिफ्टिंग यूनिट हैज टू रोलर्स एट द डिस्टेंस ऑफ 1.25 मीटर। यानी कि इनके बीच की जो दूरी है, ये रोलर से ये रोलर, इनके बीच की जो दूरी है, इनकी दूरी के बारे में बात हो रही है कि इनके बीच में जो दूरी है दैट इज 1.25 मीटर्स, यूजफुल वाइल क्रॉसिंग फिश प्लेटेड जोन। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया ताकि कहीं पे अगर फिश प्लेट आती है तो फिश प्लेट बेसिकली मैक्सिमम लेंथ हमारी फिश प्लेट की कितनी होती है, 1 मीटर। तो ये 1.25 मीटर पे, ताकि किसी भी फिश प्लेटेड जोन को क्या कर सके, क्रॉस कर सकते हैं ना। ठीक है, तो लिफ्टिंग यूनिट हैज टू रोलर, क्योंकि क्या है, जहां पर फिश प्लेट होगी, जहां पर फिश प्लेट होगी वहां पे कॉलर काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो हेड का अंडर साइड मिल नहीं पाएगा। इसलिए 1.25 मीटर पे रखा है ना। उसके पीछे का लॉजिक आपको बताया जा रहा है कि 1.25 मीटर क्यों रखा है। 1.25 मीटर इसलिए रखा है क्योंकि लॉन्गेस्ट फिश प्लेट हमारी 1000 mm यानी 1 मीटर की होती है। तो उसके लिए सिफर साइड में हमने 1.25 पे रखा है, ताकि पूरा फिश प्लेट जो है बीच में आ जाए, क्लियर हो जाए, और हम आसानी से उसको लिफ्ट कर सके। ये लॉजिक उसके पीछे है। ओके, तो ये हमारा ट्रैक लिफ्टिंग या स्लूइंग यूनिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, पॉइंट है, लेवल है रिकॉर्डिंग यूनिट। रिकॉर्डिंग यूनिट, computerized recorder is provided on the newer version of BCM, that is RM8090U, which records the following parameters. क्या कहा, computerized recorder is provided on the newer version of BCM। ठीक है, जो नई BCM आ रही है RM8090U, उसके बारे में कहा है कि वो है, क्या करती है, कुछ पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करती है। क्या है वो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। क्रॉस लेवल बिफोर एक्सकवेशन ऑफ बलास, बलास का एक्सकवेशन से पहले ट्रैक का क्या क्रॉस लेवल था,
फिर दूसरा क्या, क्रॉस लेवल आफ्टर एक्सकवेशन ऑफ बलास्ट, क्रॉस लेवल बिफोर एक्सकवेशन ऑफ बलास्ट, क्रॉस लेवल आफ्टर एक्सकवेशन ऑफ बलास्ट। और तीसरा लॉन्जिट्यूडनल लेवल ऑफ लेफ्ट एंड राइट रेल। ये पैरामीटर जो है आपकी जो है न्यू बीसीएम आई है RM 8092U, ये इसके अंदर प्रोविजन होता है, कंप्यूटराइज है ये, ठीक है। ये यहाँ पे बताया कि वो क्या करता है, आपके फॉलोइंग पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है, क्रॉस लेवल बिफोर एक्सकवेशन ऑफ बलास्ट, क्रॉस लेवल आफ्टर एक्सकवेशन ऑफ बलास्ट एंड लॉन्जिट्यूडनल लेवल ऑफ लेफ्ट एंड राइट रेल्स, लॉन्जिट्यूडनल लेवल ऑफ लेफ्ट एंड राइट रेल्स, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रेक सिस्टम। ओके, तो ब्रेक सिस्टम भी जरा देख लेते हैं हम लोग। फॉलोइंग ब्रेक सिस्टम आर प्रोवाइडेड ऑन बीसीएम। बीसीएम में कितने टाइप के ब्रेक्स है, अब आप उसको देख लीजिए। एन्यूमरेट कर देता हूं मैं पहले, बाद में हम लोग उसको देखेंगे। जो बहुत हाईली टेक्निकल होगा, मैकेनिकल पार्ट, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हमें थोड़ा बहुत सिर्फ समझने के लिए चाहिए, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, इसमें मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। पहला है डायरेक्ट ब्रेक, दूसरा है इनडायरेक्ट ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक एंड सेफ्टी ब्रेक। कितने ब्रेक्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स हुआ करते हैं। पहला है डायरेक्ट ब्रेक, क्या कहा जा रहा है उसके बारे में, दिस ब्रेक इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द मशीन व्हाइल रनिंग इटसेल्फ, वन हैंड ऑपरेटेड ब्रेक वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन ईच ड्राइविंग सेट। क्या कहा, ये जो डायरेक्ट ब्रेक है इसके बारे में कहा, दिस ब्रेक इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द मशीन व्हाइल रनिंग इटसेल्फ, ठीक है, जो रनिंग के दौरान जो है अप्लाइड डायरेक्टली टू द ऑन द मशीन। वन हैंड ऑपरेटेड ब्रेक वाल्व इज प्रोवाइडेड, इसके लिए हैंड ऑपरेटेड ब्रेक वाल्व प्रोवाइड किया जाता है ऑन ईच ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट पर जो है एक हैंड ऑपरेटेड ब्रेक वाल्व प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऑन ईच ड्राइविंग सीट 3 नंबर, ठीक है। 3 ड्राइविंग सीट होती है ना इसके अंदर, एक आपका फ्रंट कैबिन, रियर कैबिन, और एक आपका जहाँ पे से मशीन काम करती है। तो ऑन ईच ड्राइविंग सीट 3 नंबर्स हो गए टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ब्रेक, दूसरा क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ब्रेक क्या है, दिस ब्रेक इज यूज फॉर एप्लीकेशन ऑन मशीन एंड कपल्ड कैंपिंग कोच वैगन व्हाइल रनिंग। इनडायरेक्ट ब्रेक के लिए क्या कहा, दिस ब्रेक इज यूज फॉर एप्लीकेशन ऑन मशीन एंड कपल्ड कैंपिंग कोच वैगन व्हाइल रनिंग। ये जो आपके मशीन में जो है इस्तेमाल होता है, और जब आपका जो है कपल कैंपिंग कोच वैगन है तो उस टाइम इस्तेमाल। वन हैंड ऑपरेटेड ब्रेक वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन ईच कैबिन, इसमें भी कहा क्या, वन हैंड ऑपरेटेड ब्रेक वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन ईच कैबिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी ब्रेक, नेक्स्ट है हमारा क्या, इमरजेंसी ब्रेक, क्या कहा, दिस ब्रेक इज यूज फॉर एप्लीकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑन मशीन and coupled camping coach wagon when connected through KE valve while running. It may be applied on machine only when KE valve is provided. Now I don't know what exactly is this KE valve. यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इमरजेंसी ब्रेक क्या है, दिस ब्रेक इज यूज फॉर एप्लीकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑन मशीन एंड कपल कैंपिंग कोच, इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑन, this break is used for application in case of emergency on machine and coupled camping coach and wagon when connected through KE wire. KE wire से जब कनेक्टेड रहेगा तब ये यूज कर सकते हैं। कब यूज कर, इट में भी अप्लाइड ऑन मशीन ओनली व्हेन KE वाल्व इज इनेबल्ड, जब KE वाल्व इनेबल होगा तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्किंग ब्रेक, इसको क्या कहेंगे, दिस इज नथिंग बट अ हैंड ऑपरेटेड ब्रेक प्रोवाइडेड फॉर स्टेबलिंग, हैंड ऑपरेटेड ब्रेक सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड फॉर स्टेबलिंग। और सेफ्टी ब्रेक क्या है, दिस ब्रेक इज अप्लाइड ऑटोमेटिकली ऑन द मशीन व्हेन एयर सिस्टम प्रेशर ड्रॉप्स बिलो 3.5 बार। यानी सेफ्टी ब्रेक क्या है, जब भी हमारे मशीन में एयर सिस्टम प्रेशर बार 3.5 बार के नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली मशीन में ब्रेक लग जाएगा। दिस ब्रेक इज अप्लाइड ऑटोमेटिकली ऑन द मशीन व्हेन एयर सिस्टम प्रेशर ड्रॉप्स बिलो 3.5 बार। तो 5 डिफरेंट ब्रेक्स, डायरेक्ट ब्रेक, इनडायरेक्ट ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक एंड सेफ्टी ब्रेक, ये 5 टाइप के ब्रेक्स हमारे मशीन के अंदर हुआ करते हैं, किसमें, बीसीएम मशीन के अंदर हुआ करते हैं। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पैरा 303।